नमस्कार। आज हम पृथ्वी की एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं थोड़ी रहस्यमयी ताकत ज्वालामुखी इस हाँ। पर बात करने वाले हैं। हाँ, ज्वालामुखी। हमारे पास एक लेख है, द फायरी सीक्रेट्स ऑफ वोल्केनोज। ओके। उसके कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है कि भाई ये आग उगलने वाले पहाड़ बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं और इनसे जुड़े कुछ हैरत अंगेज तथ्य उन्हें समझें। बिल्कुल ये वाकई धरती के अंदर जो चल रहा ना, उसकी एक जबरदस्त मिसाल है। सही। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये धरती के भीतर जो उथल पुथल हो रही है ओके। उसका बाहरी रूप है और इनका बनना जुड़ा है पृथ्वी की ऊपरी परत से। टेक्टोनिक प्लेट्स। हाँ, वही टेक्टोनिक प्लेटें, उनकी हलचल से। ये जो बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेटें हैं ना, ये असल में लगातार खिसकती रहती हैं। अच्छा, तो जब ये प्लेटें खिसकती हैं, जैसे मान लीजिए टकरा गईं या एक दूसरे से दूर चली गईं, तो क्या सतह पर कुछ कमजोर हिस्से बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल। शायद वहीं से फिर वो मैग्मा उसको बाहर आने का रास्ता मिलता है। हाँ, काफी हद तक यही होता है। आप देखिए, जमीन के कई किलोमीटर नीचे इतना ज्यादा दबाव और तापमान होता है कि चट्टानें पिघल जाती हैं और एक गाढ़ा पिघला हुआ पदार्थ बनाती हैं। उसे हम मैग्मा कहते हैं। अच्छा। तो जब प्लेटों की हलचल से पृथ्वी की परत में दरारें बनती हैं या कोई कमजोर जगह बनती है, तो नीचे का जो दबाव है वो इस मैग्मा को ऊपर की तरफ धकेलता है। और जब ये जबरदस्त गर्म मैग्मा धरती की सतह पर फूट पड़ता है, तब हम उसे लावा कहते हैं। हाँ, ये नाम अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, मैग्मा और लावा। हाँ, ये होता है। तो सीधी सी बात है, जमीन के नीचे है तो मैग्मा, सतह पर बहने लगा तो लावा। और तापमान आपने बताया कितना? इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा। बाप रे, 1200 डिग्री! ये तो मतलब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला या पिघला सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि यही विनाशकारी दिखने वाला लावा जब ठंडा होता है तो नई चट्टानें बनाता है, और तो और नई उपजाऊ जमीन भी। अच्छा। हाँ, ये पृथ्वी की सतह को लगातार एक नया रूप देने वाली प्रक्रिया है एक तरह से। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते, उनकी सक्रियता में काफी फर्क होता है। हाँ हाँ, ये मैंने पढ़ा था। इनको इनकी गतिविधि के हिसाब से बांटा जाता है ना। जैसे कुछ होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव। सही। एक्टिव वो हैं जो या तो नियमित रूप से फट रहे हैं या जिनके हाल फिलहाल में फटने की आशंका बनी रहती है। और फिर होते हैं निष्क्रिय, डोरमेंट। हाँ, निष्क्रिय या डोमेंट ज्वालामुखी, ये वो हैं जो लंबे समय से तो शांत हैं पर भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकते हैं। हम इन्हें सोए हुए ज्वालामुखी कह सकते हैं। सोए हुए मतलब कभी भी जाट सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और तीसरी तरह के होते हैं विलुप्त ज्वालामुखी, यानी एक्सटिंक्ट। ये वो हैं जो हजारों सालों से शांत हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके भविष्य में फटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये तय करना कि कौन सा सोया हुआ है और कौन सा विलुप्त, ये हमेशा आसान होता होगा क्या? मतलब वैज्ञानिक कैसे इतने यकीन से कह पाते हैं कि ये अब कभी नहीं फटेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और सच कहूं तो ये हमेशा आसान नहीं होता। वैज्ञानिक ज्वालामुखी का पूरा इतिहास देखते हैं, उसकी आंतरिक बनावट, भूगर्भीय गतिविधि के संकेत, इन सब का लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। कई बार अनुमान गलत भी हो जाते हैं। समझ गया। अब जरा इनकी संख्या की बात करें। ये कितने होंगे दुनिया में? हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है। देखिए, जमीन पर ही अगर हम देखें तो करीब 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं। 1500 से ज्यादा सिर्फ जमीन पर? हाँ, और समुद्र के नीचे तो इनकी तादाद कई ज्यादा है, जिनके बारे में तो हमें अभी पूरी जानकारी भी नहीं है शायद। और अगर हम सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो कौन सा है? वो है हवाई का माउना लोआ। माउना लोआ? हाँ, समुद्र तल से देखें तो इसकी ऊंचाई करीब 4 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसे समुद्र के तल से यानी इसके बिल्कुल बेस से नापा जाए तो इसकी कुल ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर हो जाती है। 9 किलोमीटर? जी। ये तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। हाँ, आधार से नापने पर ये एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इसकी विशालता का कारण इसका ढाल जैसा आकार है, जो धीरे धीरे बहने वाले लावा की परतों के जमने से बना है। अविश्वसनीय, क्या बात है। और मैंने एक और चीज सुनी है, रिंग ऑफ फायर। ज्वालामुखियों का एक बड़ा हिस्सा इसी इलाके में? बिल्कुल सही। रिंग ऑफ फायर या आग का घेरा, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक, आप कह सकती हैं, घोड़े की नाल जैसा क्षेत्र है। अच्छा। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
75%? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं आके मिलती हैं और जहाँ प्लेटें मिलती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे जाती हैं, वहाँ भूगर्भीय गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट? हाँ, ये सब वहाँ बहुत आम है। ये पूरा इलाका बहुत सक्रिय है। तो ये ज्वालामुखी जो हैं ये सिर्फ विनाशी लाते हैं या इनके कुछ फायदे भी हैं, सकारात्मक पहलू? नहीं नहीं, निश्चित रूप से फायदे भी हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ज्वालामुखी विस्फोट से जो राख और लावा निकलता है वो समय के साथ टूटकर मिट्टी में मिलता है और उसे पोषक तत्वों से भरपूर बना देता है। उपजाऊ? हाँ, बेहद उपजाऊ। दुनिया के कई जो बहुत अच्छे कृषि वाले क्षेत्र हैं वो ऐसी ही ज्वालामुखीय मिट्टी पर बसे हैं। अच्छा, ये तो बड़ा फायदा है। और कुछ? इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, ये एक और बड़ा फायदा है। जियोथर्मल एनर्जी? हाँ, ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी सतह के करीब होती है। इस गर्मी का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा सकता है और ये ऊर्जा का एक साफ, स्वच्छ स्रोत है। हाँ, ये तो आजकल बहुत जरूरी है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ज्वालामुखी पृथ्वी की अंदरूनी हलचल उसकी एक जीवंत प्रकृति का सबूत है। बिल्कुल। ये विनाश तो ला सकते हैं पर साथ ही नई जमीन बनाते हैं, जीवन पनपने के अवसर भी पैदा करते हैं। सही कहा। ये पृथ्वी के लगातार बनने और बिगड़ने या कहें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धरती ऊपर से भले ही शांत दिखे पर अंदर से ये लगातार बदल रही है, सक्रिय है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, समुद्र की गहराइयों में जो अनगिनत ज्वालामुखी छिपे हैं जिनके बारे में हम शायद कुछ भी नहीं जानते, हाँ, वो हमारी पृथ्वी को किन अनदेखे अनजाने तरीकों से आकार दे रहे होंगे। हाँ, हमारे ग्रह के पूरे सिस्टम पर उनका क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक बड़ा रहस्य है ये अभी।